क्या आपको कभी अपने ही देश में डर लगा है? नहीं बॉर्डर पर नहीं, किसी दुश्मन से भी नहीं, अपने ही लोगों से। कभी आपको ऐसा लगा कि अगर सामने वाला पावरफुल है तो सच बोलना कितना खतरनाक हो सकता है? आपने कभी सोचा है अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो जस्टिस से पहले आपको सिस्टम से लड़ना पड़ेगा? या आपने नोटिस किया कि कुछ जगहों पर आपको कस्टमर नहीं सिर्फ लूटने का एक मौका समझा जाता है? क्या आपने कभी देखा है कि क्यों इस देश में आउटसाइडर या अलग दिखने वाले इंसान सेफ फील नहीं करते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में अनसेफ है या हमारी मेंटालिटी अनसेफ हो चुकी है? क्योंकि अगर प्रॉब्लम सिर्फ क्राइम होती तो सॉल्यूशन पुलिस होती, लेकिन अगर प्रॉब्लम माइंडसेट है तो प्रॉब्लम बहुत गहरी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सच्चाइयों की जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। इंडिया में डर आखिर किससे लगता है? नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो शायद बहुत लोगों को कड़वी लगे, बहुत लोगों को कॉन्ट्रोवर्शियल लगे और बहुत लोग इस वीडियो को सुनकर शायद मेरे से नाराज़ भी हो जाए। लेकिन सच में मेरे को कभी कभार इंडिया में रहने में बड़ा डर लगता है। और ये डर किसी बॉर्डर पर खड़े दुश्मन से नहीं, ना ही किसी फॉरेन अटैक से और ना ही किसी मिसाइल, बॉम्ब या वॉर से लगता है। ये डर अपने ही सोसाइटी से, अपने ही सिस्टम से, अपने ही लोगों के बिहेवियर से। क्योंकि असली डर तब लगता है जब इंसान को बाहर वाला नहीं, अपना ही देश इमोशनली, मोरली और सोशली अनसेफ लगने लगे। और आज मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया बुरा देश है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि यहाँ पर सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस है, नहीं दोस्तों। इंडिया, भारत बहुत महान देश है। इस देश की सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है। इस देश ने दुनिया को स्पिरिचुअलिटी दी है, फिलोसॉफी दी है, टॉलरेंस, विजडम, सब कुछ दिया है। लेकिन एक सवाल है, अगर हमारा देश इतना महान है तो एक काम इंसान इतना क्यों डरा हुआ है? क्यों लड़की अकेली होकर डरती है? टूरिस्ट क्यों डरता है? कॉमन आदमी पुलिस और पॉलिटिशियन से क्यों डरता है? कस्टमर सर्विस लेने वाला इंसान सर्विस प्रोवाइडर से क्यों डरता है? सच बोलने वाला ट्रोल क्यों होता है? विक्टिम जस्टिस मांगते मांगते क्यों छूट जाता है? और मुझे लगता है कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गरीबी नहीं, बेरोजगारी भी नहीं, करप्शन भी अकेला रूट प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्पैथी की मौत। जी हाँ, एम्पैथी की मौत मतलब दूसरे इंसान को इंसान समझने की क्षमता खत्म हो जाना। जब सोसाइटी में एम्पैथी मर जाती है तब क्या होता है? पावर इंसानियत पर भारी हो जाती है, लो जस्टिस नहीं इन्फ्लुएंस सर्व करने लगता है, सर्विस एक्सप्लॉयटेशन बन जाती है, टूरिज्म लूट बन जाता है, पब्लिक डिबेट ट्रोलिंग बन जाती है और कंट्री धीरे धीरे इमोशनली अनसेफ होती है। आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा, इंडिया में असली डर किससे है और क्या हमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कैरेक्टर क्राइसिस पर भी बात करनी चाहिए। देखिए, जब कोई बोलता है कि मुझे इंडिया में डर लगता है तो लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं। एक ग्रुप कहता है हाँ भाई सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। दूसरा ग्रुप कहता है निकल जा, फिर इस देश से अगर डर लगता है तो एंटी नेशनल ड्रामा बंद कर, इंडिया को बदनाम मत कर, तेरे को फंडिंग होती है बाहर से इसलिए तो इंडिया को बदनाम कर रहा है। और दोस्तों, यहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। हमारे यहाँ समस्या पर बात कम होती है, समस्या बताने वाले पर हमला ज़्यादा होता है। यानी अगर किसी ने कहा कि मैं अनसेफ फील कर रहा हूँ, मुझे सिस्टम से डर लगता है, मुझे सोसाइटी के बिहेवियर से डर लगता है, तो हम उससे यह नहीं पूछते कि क्यों लगता, आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है। हम उसको बोलते हैं तूने ऐसा कैसे बोल दिया। और ये एक बहुत डेंजरस समाज की निशानी है, क्योंकि हेल्दी सोसाइटी वही होती है जहाँ कंप्लेंट को इंसल्ट नहीं माना जाता, लेकिन सिक सोसाइटी वो होती है जहाँ कंप्लेंट को बैटरियल माना जाता है। और इसी चीज़ का एक बड़ा एग्जाम्पल था किरण राव वाला। कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आप सबको पता होगा, जब एक्टर आमिर खान की वाइफ किरण राव ने कहा था कि उन्हें कभी कभार इंडिया के माहौल से डर लगता है। उसके बाद जो रिएक्शन सोशल मीडिया पर आया वो खुद बहुत कुछ बता देता है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप उनसे एग्री कीजिए या डिसएग्री कीजिए, दोस्तों 100% उनसे डिसएग्री कर सकते हो। उस टाइम पे मैंने भी किया था कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी इंसान को अपना डर बताने का भी हक नहीं है? अगर किसी को सच में डर लगता है तो उसे सुनना चाहिए या जला देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ? बिल्कुल उसका उल्टा, ट्रोलिंग, अब्यूज, बॉयकॉट, आउटरीच, कैरेक्टर असैसिनेशन। मतलब अगर किसी ने कह दिया कि मुझे डर लगता है तो सोसाइटी ने जवाब दिया अच्छा अब हम तुमको दिखाएंगे, अब हम तुम्हें और डराएंगे। और ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी का इशू नहीं, ये पैटर्न है। आज इंडिया में कोई भी अगर अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलता है तो लोग उसकी बात का आंसर नहीं देते, लोग उसकी आइडेंटिटी पर अटैक करते हैं। ये किस आइडियोलॉजी का, ये किस रिलीजन का, ये किस साइड का, ये पेड़ है, ये एजेंडा चला रहा है, इसको फंडिंग हो रही है, इसने तो देश को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। मतलब ट्रूथ की वैल्यू कम है, ट्राइब की वैल्यू ज़्यादा है। और जहाँ ट्रूथ से ज़्यादा ट्राइब इंपॉर्टेंट हो जाए वहाँ डेमोक्रेसी बचती है, लेकिन मोरल डेमोक्रेसी मरने लगती है। दोस्तों, आपको याद होगा इंडिया में एक बहुत पेनफुल केस, उन्नाव रेप केस। यह केस सिर्फ क्राइम नहीं था, यह केस एक मिरर था, एक आईना जिसने हमें दिखा दिया अगर एक्यूज पावरफुल हो तो विक्टिम के साथ सिर्फ क्राइम नहीं होता, उसके बाद सिस्टम लेवल वॉयलेंस शुरू होता है। इस केस में पब्लिक डिस्कशन के लेवल पर जो बातें सामने आई उनमें बार बार यही दिखा कि सर्वाइवर और फैमिली पर प्रेशर, इंटिमिडेशन, इंस्टीट्यूशनल फेलियर और पावर इम्बैलेंस कितना बड़ा फैक्टर था।
बाद के लीगल डेवलपमेंट्स में भी मामला हेडलाइन में रहा, लेकिन कोर क्वेश्चन वही रहा, क्या आम इंसान सच में पावरफुल आदमी के खिलाफ लड़ सकता है? और यही से सबसे बड़ा डर पैदा होता है। क्राइम से बड़ा डर होता है क्राइम के बाद जस्टिस न मिलने का डर, क्योंकि अगर एक गरीब पावरलेस ऑर्डिनरी फैमिली किसी पावरफुल आदमी के खिलाफ खड़ी होती है तो उसके सामने सिर्फ एक आरोपी नहीं होता, उसके सामने होता है इन्फ्लुएंस, कनेक्शन, लोकल फियर, पुलिस प्रेशर, पॉलिटिकल शील्ड्स, सोशल साइलेंस, लीगल डिले। और फिर हम बोलते हैं कानून सबके लिए बराबर है, कागज पर हाँ, ग्राउंड पर बहुत बार नहीं। और दोस्तों यहीं से देश अनसेफ फील होने लगता है, क्योंकि अनसेफ कंट्री वो नहीं होती जहाँ सिर्फ क्राइम होते हैं। अनसेफ कंट्री वो होती है जहाँ विक्टिम को पता हो कि क्राइम के बाद भी उसे शायद इंसाफ नहीं मिलेगा। सोचिए, अगर किसी लड़की को ये फील हो कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और सामने वाला पावरफुल निकला तो शायद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो डर किससे हुआ? क्राइम से या पूरे इकोसिस्टम से जिसने उस क्रिमिनल को बचाने में उसकी हेल्प की? और मुझे लगता है कि इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, यहाँ बहुत बार क्राइम इंडिविजुअल करता है लेकिन विक्टिम को क्रश पूरा सिस्टम मिलकर करता है। और जब सोसाइटी सब देखकर भी नॉर्मलाइज कर देती है तो समझ लीजिए एम्पैथी नहीं, मोरल नमनेस आ चुकी है। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा एक समय पर फ्रीडम, वैकेशन, रिलैक्सेशन, बीच लाइफ, एस्केप, इन सब चीज़ों का सिंबल था। लोग गोवा जाते थे मूड फ्रेश करने, लेकिन आज बहुत सारे ट्रैवलर्स की कंप्लेंट क्या है? गोवा बहुत खूबसूरत है पर एक्सपीरियंस टॉक्सिक हो गया है। क्यों? क्योंकि कई लोगों को लगता है कि वहाँ टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी नहीं, मोनोपोली और एक्सट्रैक्शन बन गया है। 2025 तक भी ओवरचार्जिंग, टैक्सी मोनोपोली, इंटिमिडेटिंग बिहेवियर और पुअर टूरिस्ट ट्रीटमेंट जैसी कंप्लेंट बार बार सामने आती रही। इतना कि कुछ ट्रैवलर ने ओपनली लिखा, गोवा इज अमेजिंग बट द टैक्सी माफियाज रन्स इट। अब मैं फिर वही बात कहूँगा, यह हर गोवा वाले इंसान के बारे में नहीं है, हर लोकल ऐसा नहीं है। और रीजनल हेट फैलाना भी गलत है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि कौन सा स्टेट बुरा है। पॉइंट ये है, जब कोई जगह टूरिस्ट इकोनॉमी पर चलती है और फिर भी टूरिस्ट को गेस्ट नहीं प्रे की तरह ट्रीट किया जाता है तो वहाँ प्रॉब्लम सिर्फ प्राइस की नहीं, वहाँ प्रॉब्लम मेंटालिटी की है। यानी माइंडसेट क्या है, एक बार जो आया उससे निचोड़ लो, जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो। और यही सोच इंडिया के कई हिस्सों में देखी जा रही है। ऑटो वाला मीटर से नहीं जाएगा, होटल वाला एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, ब्रोकर आपको कंफ्यूज करेगा, सर्विस देने वाला एहसान दिखाएगा। और अगर आपने सवाल किया तो बदले में आपको मिलेगा एटीट्यूड कि आपने सवाल क्यों किया। मतलब आप पैसे दे रहे हो फिर भी आप ही गिल्टी फील कर रहे हो। यह कैसे सर्विस इकोनॉमी है? अगर आपका कस्टमर आपसे डर रहा है तो आप बिजनेस नहीं चला रहे, आप एक्सप्लॉइटेशन चला रहे हो। और ये सिर्फ पूरे गोवा की बात नहीं, यह बीमारी धीरे धीरे पूरे इंडिया में बढ़ती जा रही है। हम सर्विस देना नहीं, सर्विस पर पावर फील करना सीख गए हैं।